ठीक। हाँ, तो कैमरा के पीछे हमारे साथ डेली सिनेमा टीम से मैं और शतांक रोज शाम को जुड़ते हैं आपके साथ, सिनेमा से जुड़े टॉपिक्स पे बात करते हैं। सिनेमा जगत में क्या नया अपडेट आया या क्या बड़ी न्यूज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसके कुछ अनसुने कन सुने पहलुओं के बारे में आपको जानना चाहिए, वो आप तक लेके आते हैं। और उसी क्रम को आज फिर जारी रखेंगे। कुछ और साथी हम तक हमारे साथ जुड़ जाएं तब तक। और श्वेतांक अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं कैमरा एडजस्ट करने की, तो कोई नहीं, चलता है। बाकी आप ये बता दीजिए तब तक कि क्या मैं ऑडिबल हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना उससे पहले कि अगर आपने हमारा ललन टॉप सिनेमा के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कीजिए। घंटे वाला बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आप तक आएंगे जब भी हम लाइव जाएंगे या जो भी हमारा नया वीडियो ड्रॉप होगा आपके पास तभी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके अलावा लाइव हम कब करते हैं और क्या क्या घट रहा है हमारे साथ या क्या हम नया लाते रहेंगे आप तक, उसकी जानकारी के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कीजिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और बने रहिए। बाकी क्या हम ऑडिबल हैं ये बता दीजिए बस। श्वेतांग कोई कमेंट आ गए? कुछ लोग हाय हेलो बता रहे हैं मेरे को। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं भी चेक कर लेता हूँ अपने एंड से। जी। बाकी हाँ। हाँ जी, स्वागत कीजिए श्वेतांक का। हाय हाय हाय। हाँ, तालियां बजाने के लिए सिर्फ मैं हूँ और कोई है नहीं। तो श्वेतांक, ओवर टू यू। हाय हाय हाय, मैं हूँ श्वेतांक। आप देख रहे हैं द ललन टॉप। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सिनेमा की, इसलिए अपन जो है ललन टॉप सिनेमा की बात करते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो सबसे ज़रूरी है। तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और आज हम बेसिकली इसलिए, आज आखिरी दिन है साल का, जो बड़ा मुबारक मौका है। मुबारक जी हमारे साथ नहीं है लेकिन मौका बड़ा मुबारक है। मुबारक जी हमारे साथ हमेशा हैं। तो हम लोग आज जो है साल की कोशिश रही कि जो भी फिल्में हमें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? हाँ या बुरी तो क्या बताएं, मतलब हाँ हमें जो ठीक लगा या जो नहीं ठीक लगा, क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्टिव मसला है ना कि बुरी बिल्कुल फिल्में अच्छी बिल्कुल। फिल्में वाला। तो उस बारे में जो है हम एक बार डिस्कस करेंगे। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे, आपके कमेंट्स हम लगातार देख रहे हैं, हम उस पर ही बात करेंगे। आपको जो फिल्में अच्छी लगी, क्यों लगी, इस बारे में हमें बताइए, उस पर हम चर्चा करने बैठे ही हैं। तो शुरू करते हैं। पहली फिल्म आपको जो साल की 2021 की थिएट्रिकल, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी फिल्म जो आपको ठीक लगी, तो उसे शुरू करिए। कौन सी थी वो फिल्म? अगर मुझे कोई एक फिल्म चुननी हो, वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि इस साल काफ़ी उम्दा फिल्में आई हैं, हम इंडिया से भी और बाहर से भी। अगर मुझे कोई फिर भी एक फिल्म चुननी हो तो वो है कर्णन। अच्छा। धनुष की 9 मार्च को रिलीज़ हुई थी थिएटर्स पे। फिल्म ने सही बिजनेस भी किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा फिल्म हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट था। जो इसके डायरेक्टर हैं मारी सेल्वराज, उनकी एक फिल्म आई थी श्वेतांग 2-3 साल पहले, पेरियम पेरुमाल। हम्म। वो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, अमेजोन प्राइम पर स्ट्रीम हुई है और कर्णन भी अमेजोन प्राइम पर है। तो जाति भेद पर बनाते हैं वो फिल्में। और उनका सिनेमा ऐसा है कि काफ़ी सशक्त है, वो अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि वो क्या बना रहे हैं और उनकी ऑडियंस को वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं उसको लेके। तो ये देख के अच्छा लगता है कि कोई फिल्म मेकर जब अपनी सब्जेक्ट को लेके अवेयर रहता है, वो एक जागरूकता रहती है कि ऑडियंस को ग्रांटेड पे नहीं लेते कि यार कुछ भी बना के रिलीज़ कर दो, धनुष जैसा स्टार है अपने साथ तो क्या ही दिक्कत है। तो वो फिल्म में आपको देखने को मिलता है। बाकी मैं नहीं बताऊंगा कि कहानी क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ सीन्स हैं जो आपको विचलित करते हैं, आप अपसेट हो जाते हो। लेकिन इस नोट पे फिल्म ख़त्म होती है, जैसा कि बेगम के साथ भी केस था। वो नोट बहुत हुआ है, मतलब रियलिस्टिक है और आपको ये लगता है कि हाँ शायद जो आने वाला कल हो वो आज से बेटर हो। ऐसे एंड पे दोनों फिल्में ख़त्म होती हैं। तो मेरे लिए कर्णन है पहली फिल्म। आपको कौन सी याद आ गई? जब आप पूरी बात कर रहे थे मैं लगातार सोच रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बैक टू बैक फिल्में आ रही थी, देखी हैं। जैसे कर्णन देखी थी मैंने, उसको रिव्यू के लिए देखी थी, और मुझे बहुत ही, वो थोड़ी लंबी लगी थी लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी थी। उसके अलावा फिर मुझे कमाल की बात है कि जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में अभी जो नाम आया वो है मालिक, या मलिक, जैसे भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, मालिक, उसका नाम आया, जो फहाद की पिक्चर है। तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी। मतलब आपने वो गैंगस्टर वाली फिल्में बहुत देखी है ना, कि गैंगस्टर है, राइज ऑफ अ गैंगस्टर, रैग्स टू रिचेस, की कैसे वो बिल्कुल ज़मीन से शुरू करता है और कहाँ ऊंचाई तक पहुंचता है। बहुत सारी फिल्में वैसी बनती हैं। लेकिन मुझे वो जो एक सागा वाला फील आता है ना, कि बिल्कुल आपने एक कहानी उठाई, और मतलब वो तभी आप कर पाते हो जब आपको कोई परफॉर्मर, बाहर टाइप का कोई परफॉर्मर मिल जाए, कि जिसके साथ आप उतना भरोसा दिखा पाएँ कि आपको मैं इतना भारी और वजनदार कैरेक्टर देने को तैयार हूँ।
तो वो जो है कि उसमें बचपन से वाले की और उनके आखिरी मौत तक की कहानी दिखाई जाती है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। अली इक्का बुलाते हैं उसको फिल्म में, उस कैरेक्टर को। तो वो फिल्म मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे उसको देखा, मेरे को लगा मेरा टाइम वर्थ है इसको देखना, है ना। उसको शायद दोबारा भी देख सकता हूँ मैं, अगर समय मिला तो मुझे। तो मेरे हिसाब से मलिक। मलिक। हम्म। अगला अगला नाम मेरी बारी है, तो मैं बताता हूँ सबसे। कमेंट्स में लोग बता रहे हैं तो उनका भी हम लेते हैं, उस पर भी डिस्कस जी करेंगे। जी बिल्कुल, ज्योति आगे कह रही हैं कि जय भीम सबसे अच्छी लगी मुझे। जी ज्योति, जय भीम बहुत अच्छी फिल्म है और हार्ड हिटिंग है काफ़ी। टी न्यानवेल ने बनाई है फिल्म। और सूर्या, लेकिन इस फिल्म की मतलब सब्जेक्ट तो इसका था ही, रियल इंसिडेंट पर आधारित थी। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात थी कि सूर्या ने वो, मतलब जैसा कि होता है ना सोशल इश्यूज की पे जो फिल्में बनती है उनसे शिकायत ये होती है कि जहाँ स्टार का नाम जुड़ गया तो स्टार खा जाता है उस फिल्म को। ऐसा नहीं है, सूर्या बैकफुट पे दिखते हैं पूरी फिल्म में। वो मतलब जो वो जिस आदिवासी की कहानी है, वो आदिवासी समुदाय से दो तीन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, उनमें से एक की पत्नी पूरी वो जंग लड़ती है कि उन अपने पति की बेगुनाही साबित करने की। तो वो पत्नी जो थी वो कैरेक्टर स्टैंड आउट करती है पूरी फिल्म में सूर्या से भी ज़्यादा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वो था कि वो उन्होंने पीछे वो लिया, उन्होंने समझा कि सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके स्टारडम से। तो जय भीम बहुत अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए। अमेजोन प्राइम पर वापस स्ट्रीम हो गई है। और मुझे इसमें एक बात जोड़नी है जी बस। मुझे सबसे ज़रूरी पॉइंट इसका ये लगा कि बड़ी कमाल की बात है कि मतलब कहीं के भी लोग, हिंदी भाषी हों या नहीं हो, या वो तमिल भाषी हो या नहीं हो, सब लोगों ने जय भीम देखी है ना। तो जब आप इस तरह, अब अगर मान लीजिए ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती है ना, तो एक आप स्टार के लिए फिल्म देखने जाते हैं, फिर आप स्टार से कुछ एक उम्मीद, एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि ये आदमी इस टाइप का कुछ करेगा, है ना। फिर आपको वो नहीं मिलता, आपको मिलता है कि कंटेंट ड्रिवन, अरे पैरेलल सिनेमा, इस तरह की बातें होने लगती हैं कि मसाला सिनेमा नहीं है ना। तो लोग क्या करते हैं कि नहीं देखते हैं। हालांकि अब छोटी फिल्में जो होती हैं या जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो होता है, उसके बारे में कहा जाता है सॉरी, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के बारे में कहा जाता है कि वो वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें उसके लिए बेहतर होती हैं जब वो सिनेमाटिकली, थिएट्रिकली रिलीज होती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिर भी वो कितना भी वर्ड ऑफ माउथ दे दो आप, एक होता है, उन सबकी सीमा है उसकी कि कौन सी फिल्म कितना कर सकती है। और उस चक्कर में पैसे की बात से ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि वो देखी नहीं जाती हैं उतनी भारी मात्रा में, है ना। तो ओटीटी से क्या हुआ कि फिल्म को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिला। जी और इस तरह की फिल्में जो हैं वो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं कर रही हैं, एजुकेट भी कर रही हैं, अवेयर भी कर रही हैं, है ना। तो इसलिए इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि ये इतनी ज़मीनी लोगों तक पहुंची ये फिल्म और लोगों ने देखी। सूर्या के नाम पे ही देखी, लेकिन देखी। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि आपके नाम पे लोग पिक्चर देखें, है ना। अगर सूर्या के नाम पे कोई जय भीम जैसी पिक्चर देख रहा है तो यहाँ उनका स्टार होना सार्थक हो जाता जी है ना। तो ओटीटी प्लस स्टारडम दोनों का प्रॉपर इस्तेमाल कैसे होता है वो आपको इस फिल्म से सीखना चाहिए। कि वो भले थिएट्रिकली के लिए बनाई गई होगी रिलीज के लिए, लेकिन वो ओटीटी पे पहुंची तो फिल्म का थिएटर से ज़्यादा जो है वो जनता तक पहुंच पाई। लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। लोग हमारी लाइव में, जब हम बैठे हैं यहाँ पे, साल बीत चुका है, 31 दिसंबर, तब लोग उस फिल्म की बात कर रहे हैं कि साल की सबसे अच्छी फिल्मों से थी जय भीम। तो यही उसका जो है ना पूरा वर्थ हो गया कि भाई जो पिक्चर बनी, जो स्टार था, जो ओटीटी पे आई, तो जय भीम जो है मस्ट वॉच फिल्म है और सबको देखनी चाहिए। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा है वो है नहीं, वो बिल्कुल एक साधारण कहानी है, असाधारण कहानी है, साधारण तो हो ही नहीं सकती, असाधारण कहानी है वो, जो आपको देखनी चाहिए। उससे आपको, कुछ फिल्में होती हैं कि आप उसको देख के कुछ समझते हैं, है ना। कुछ फिल्में होती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। तो सोचना और समझना एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आपको जो है एक ही फिल्म में दोनों पहलू देखने को मिले तो वो फिर अलग अनुभव हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट अगली फिल्म पे बढ़े। जी बिल्कुल। मैं अगली फिल्म भी जो थी वो गैर हिंदी फिल्म ही है वैसे। सागपट्टा परम्बरे बहुत उम्दा फिल्म है। वैसे स्पोर्ट्स फिल्मों का मुझे शौक भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक शिकायत रहती है इंडियन फिल्म मेकर से कि अपने यहाँ पे अच्छी स्पोर्ट्स फिल्में बनती नहीं है। वो बहुत गिनी चुनी फिल्में हैं, अगर याद भी करने बैठे तो लगान बार बार घूम घूम के लोग लगान का रेफरेंस लेते हैं। लेकिन सागपट्टा परम्बरे काफ़ी अच्छी, मैं पूरी तरह से अवेयर नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता था, ये कल्चर था पूरा। और जैसे भी मैचेस जैसे फिल्म आए गए वो भी एक्साइटिंग लगता है देखने में। बाकी फिर फिल्म की कहानी तो है ही, यहाँ भी वही जाति भेद को ही मेन वो बनाया गया है अपनी कहानी कहने के लिए। और अब हम हिंदी फिल्मों पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं, हमें करनी चाहिए। करनी मैं वही चाहिए। बोलने वाला था कि सरपट्टा तो मैंने देखी नहीं है तो इसमें कुछ जी बता नहीं पाऊंगा मैं। जी जी, लेकिन हमें थोड़ा हिंदी सिनेमा की ओर भी जाना चाहिए। हिंदी पे जानी चाहिए। तो मैं शुरुआत कर देता हूँ फिर। हाँ बिल्कुल। हिंदी से मुझे फिल्म याद आती है, अच्छी फिल्म आई थी शेरशाह, शेरशाह। अगस्त में आई थी, काफ़ी सही फिल्म लगी। और
और कहना गलत नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये। यहाँ पे जो भी उन्होंने जितना भी डिलीवर किया वो सही था अब तक कि जो फिल्में उनकी चली आ गई हैं। और फालतू देशभक्ति वाला ड्रामा नहीं करती, छाती कूटने वाली देशभक्ति नहीं करती, वो लाउड नहीं है कहीं भी शेरशाह। और वो मतलब विक्रम बत्रा थे, उनकी वो जो हीरोइज्म था, वो जो कहानी थी, उसको बिना लाउड हुए गैर ज़रूरी ढंग से किसी को विलेन बनाए वो दिखा जाती है, फिल्म अपना काम कर जाती है। तो शेरशाह मुझे याद आ गया। बाकी माफ़ी चाहूँगा, मैंने इस साल काफ़ी सारी फिल्में नहीं देखी हैं हिंदी, तो अगर मेरा भाई भी ये लाइव देख रहा है तो सॉरी। सरदार उधम मैंने अब तक नहीं देखी, मैं ज़रूर देखूँगा, उसके लिए पहले से ही माफ़ी। बाकी आप बताइए श्वेतांक। जैसे अभी हम शेरशाह की बात करें, थोड़ा मैं इसमें कुछ पॉइंट जोड़ना चाहूँगा जो मुझे शेरशाह के बारे में जो चीज़ ठीक लगी। क्या होता है कि हमारे पास एक ना, जब हम कोई बायोपिक या किसी की लाइफ के ऊपर या असल घटनाओं से प्रेरित फिल्में बना रहे होते हैं, तो हम उसमें सिनेमा के नाम पे बहुत सारा मसाला ऐड कर देते हैं ना। सिनेमैटिक लिबर्टी ले ली, बहुत सारा मसाला ऐड कर दिया, गाने डाल दिए, धांसू एक्शन सीक्वेंसेस डाल दिए, बिल्कुल उसको सिनेमा बना दिया, है ना। वो कहानी थी, उसको सिनेमा बना दिया। तो जब कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें आप, क्योंकि क्या है कि विक्रम बत्रा की जो स्टोरी है वो स्टोरी अपने आप में हीरो है। आपको स्टोरी को हीरो बनाने के लिए या विक्रम बत्रा को हीरो बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं, वो आदमी ऑलरेडी हीरो है। और रियल हीरो जो कहते हैं ना कि वो रियल हीरो है, उसको आपको फिल्म में हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप वो नहीं करते हो, जब आप ऐसे ट्रू टू योर वो स्टोरी रहते हो ना कि मेरी स्टोरी की जो डिमांड है सिर्फ वही रखें, बेयर मिनिमम वाला सिचुएशन कि जो हुआ था उसको अगर वैसे ही रख दे, बिना लाग लपेट, बिना मिर्च मसाला के, तो अपने आप में वो कमाल की वो कहानी होती है, कमाल का सिनेमा बनता है। बिल्कुल। तो शेरशाह का मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि ठीक है, मतलब उसमें बिल्कुल ही वो ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल छनी हुई थी या जो भी था, उसमें भी थे, उसमें भी गाने थे और गाने बड़े सुंदर भी थे। जो साल की मतलब कुछ शानदार अच्छे एल्बम्स में जिक्र होगा उनका, तो वो गाने अच्छे भी थे और सुने भी गए खूब। लेकिन बावजूद उसके तमाम चीज़ों को जोड़ घटाव करने के बावजूद एक ठीक फिल्म बन जाती है। और उसका भी वही है कि शायद वो सिद्धार्थ मल्होत्रा की करियर की, तो क्या सिद्धार्थ का करियर अभी वैसा कभी रहा भी नहीं शायद, परफॉर्मेंस के लिए वो शायद कभी नहीं जानेंगे और आगे जाने जाएंगे। अब तो उस लिहाज से जब कोई एक्टर उस काम के लिए नहीं जाना, जैसे आपने वरुण धवन को देखा, वरुण धवन ने एक टाइम पे, वो हर कुछ टाइम के बाद एक सिनेमा ऐसा करते हैं जो वो करना चाहते हैं या उन्हें लगता है कि अभी मौके की डिमांड है जी। बदलापुर, अक्टूबर, सुई धागा, इस तरह की फिल्में हैं। बीच वो लगातार तो कूली नंबर 1 ही कर रहे हैं और इस तरह की फिल्में ही कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बीच में वो एक सिनेमा लेके आते हैं जो एज एन एक्टर जो है उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताता है कि ये आदमी चैलेंज लेने को तैयार है, कुछ नया करने को तैयार है। सिद्धार्थ के साथ आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। वो एक, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने एक तरह का पिक्चर किया या एक तरह का, मतलब, लेकिन उन्होंने जो किया वो उससे और बेटर कर सकते थे। और ये बात जो है न्यूज़ रूम में बैठ के और ज्ञान देने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में, सुनने में, क्योंकि हमको पता है नहीं। तो इसलिए हमारा ये सोचना है, जो कि शायद ऑड या ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन सबको अपना सोचने का हक है। और जब हमारा सोचना कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धार्थ की ये करियर बेस्ट तो है उनका। जैसे इस बात में यमन से मैं एग्री करूंगा कि करियर बेस्ट तो है, लेकिन अभी वो है ना, माई बेस्ट इज येट टू कम। हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, वो रहना भी चाहिए। हाँ, हमारा भी बेस्ट अभी आना बाकी है। हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप जुड़े रहिए, उसके लिए हाँ, आपको उसके जुड़ना लिए पड़ेगा। हमारा बेस्ट देखने के लिए आपको लल्लन टॉप के साथ लल्लन टॉप सिनेमा के साथ जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करना होगा। हाँ, कर यूट्यूब लीजिए। पे वो घंटे का आइकॉन भी दबाना पड़ेगा, वो तो शर्त है। तो स्टाइलिस्ट मोनू नाम से एक यूज़र हैं, वो पूछ रहे हैं मास्टर श्वेतांग ने भी देखी है, मैंने भी देखी है। तो सबसे पहले मैं श्वेतांग की राय जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे ऑपोजिट व्यूज़ हैं, थोड़ा विपरीत वो है मामला। मास्टर, मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि तमिल या जो रीजनल सिनेमा जो भी बन रहा है उसमें अच्छी चीज़ ये है कि वो जब मसाला फिल्म बनाते हैं ना, तो फिर ऑल आउट चले जाते हैं, बिल्कुल, कि जितना हो सकता है कि अब हम पूरा मसाला बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो, आप उसको माइंडलेस, लॉजिकलेस बोल सकते हैं, लेकिन वो एंटरटेनिंग कम नहीं होती है, मुझे ये अच्छा लगता है। वो क्रिंज नहीं होती है अधिकतर मौकों पे। जैसे हिंदी सिनेमा में आप देखें तो मसाला के नाम पे बहुत क्रिंज कंटेंट बन रहा है ना। तो वैसा नहीं होता है उनके साथ। तो वो बनाते हैं तो उसमें भी एक गंभीरता रहती है, एक वजन रहता है, हल्की नहीं होती है पिक्चर। तो वो मुझे अच्छा लगता है। मास्टर के बारे में मुझे यही चीज़ अच्छी लगी कि मतलब उसमें एक वजन है, वो आखिरकार जो है वो एक है, मास सिनेमा है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ ऐसी है जिसपे वो बात करना चाह रही है ना। तो मुझे वो अच्छा लगा। और प्लस इस फिल्म को जैसे विजय और विजय सेतुपति के कन्फ्रंटेशन के टाइप, वैसे कि दो स्टार सुपरस्टार सामने सामने होंगे, तो उस वैसे प्रमोट किया गया था। तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वहाँ हुई
कि इनके सीन्स आपस में या एक साथ, आप जब दो स्टार्स को देखते हैं पर्दे पर तो ऐसे गूज बम्स और ऐसे तगड़ी वाली फीलिंग आती है, सीटी ताली ये वो डायलॉग बाजी। तो मुझे बस वो वाला पार्ट थोड़ा सा मिसिंग लगा मास्टर से। अगर दो चार सीन्स और होते, लेकिन वही मसला मुझे मास्टर से मुझे जो शिकायत थी वही चीज़ पुष्पा में ओवरडू हो गई। तो एक होता है कि एक ऐसा इतनी क्वांटिटी में हो कि वो पच जाए, टेस्टी लगे और पच जाए। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्टी लग रहा है तो खाए जा रहे हैं, है ना। तो पुष्पा में वो चीज़ ओवरडू हो गई और मास्टर में मुझे उसकी थोड़ी कमी लगी। हो सकता है मैं ओवर क्रिटिकल हो रहा हूँ या ओवर रीड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं वो कर रहा हूँ। तो पॉइंट क्लियर है। तो मुझे बस वो लगा कि भवानी और जेडी के बीच में जो शोडाउन्स हुए या जो भी हुआ, एक एक्शन सीन था जो लास्ट में आता है फिल्म के क्लाइमैक्स में, वो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ओवर द टॉप चला गया था मामला। या थोड़ा अगर सीन्स उनके दो चार और होते ना, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स अच्छे हैं और एक उनकी एक वो है, एक है उनकी स्टैंडिंग है एक। तो जब वो दो लोग ऐसे बात करेंगे या जो भी कुछ भी एक्शन होगा या तो बड़ा देखने में मजेदार होता है, और था भी। तो आपको लगता है कि थोड़े कुछ एक सीन्स और डाल देते यार, थोड़ा मजा आ जाता। और पुष्पा में आपको लगता है यार एक आध सीन कम कर देते, अगली पिक्चर में ले आते, क्या दिक्कत। तो वो वाला मसला। तो आप संतुष्ट कभी नहीं हो पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम करें, तो हम कोशिश कर रहे हैं बस। जी जी जी। अब मैं आपकी राय मास्टर के ऊपर। मास्टर, मुझे याद है मैंने कैसे देखी थी। मैंने हॉल पर नहीं देखी थी मास्टर, मैंने तब देखी थी जब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई थी, अमेजोन प्राइम पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 दिन हफ्ते का काम निपटाया, और फ्राइडे नाइट को मेरे पास टाइम था कि 11-12 बजे के अराउंड, कि बस अब ऐसा कुछ नहीं देखना मेरे को, मतलब सोचना नहीं है, ऐसी फिल्म नहीं देखनी जो मुझे सोचने में मजबूर करे या ऐसा कुछ सीन हो। तो मैंने मास्टर लगाई, और मैं वेट तो कर ही रहा था मास्टर का। विजय सेतुपति के साथ साथ इसका साउंड ट्रैक भी बहुत सॉलिड था, इसलिए टीजर ट्रेलर से मैं वेट कर रहा था इस फिल्म का कि कब आएगी, देखनी है। तो मैंने लगाई, और मैं उस दिन थका हुआ था काफ़ी। मुझे याद है 3 घंटे की फिल्म है ये, और मैंने एक साथ देखी 3 घंटे की फिल्म, और मैंने कहीं वो नहीं हुआ, कहीं मैंने पॉज नहीं की अपना, फिल्म पॉज नहीं की, रोका नहीं, मैं ना कोई ब्रेक वेक लिया। वन गो में देखा। हाँ, वन गो में देखी पूरी फिल्म, और मज़ा आया। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे एंटरटेन कर दे, और थोड़ा सा ऐसा होनी चाहिए था कि कुछ वो करे, सोशल मैसेज दे या वो दे, वो हालांकि कोशिश की उन्होंने, हाँ। उसी साइड वगैरह वो सब वाला, लेकिन मुझे था कि एंटरटेन कर दो अच्छे से और मज़ा आ जाए कुछ सीन्स देख के, बस वो कर दिया। तो मेरे लिए वो पर्पस हो गया था फुलफिल मास्टर से। हाँ। अब कोई बता रहे हैं कोई दर्शक कोई फिल्म के बारे में। हाँ हाँ। राहुल गुप्ता पूछ रहे हैं कोई अनपॉपुलर और अंडररेटेड मूवी बताइए जो लाइमलाइट में नहीं है इस साल की। ये हमने पूरी एक लिस्टिकल की है, उसके ऊपर उसका वीडियो भी लग गया है, लिटिल जेम्स करके, जो साल की छोटी और प्यारी फिल्में। आप उन फिल्मों के बारे में बताइए जो आपने चुनाव किया है इस बार। जी जी जी। उन फिल्मों में पहला नाम है राम प्रसाद की 13वीं का, और दूसरी है पगलेट। दोनों फिल्में नेटफ्लिक्स पे हैं। और कमोबेश जो है एक ही मसले के इर्द गिर्द है कि हाँ, ये वो मतलब किसी को मतलब वो थोड़ा सा वो डेप्थ वाले से वो जो ड्राइव करते हैं अलग अलग चीजें, जी जो है, उस जी। तरह का ही है और माहौल। फिर दोनों एक ही घर में शूट हुई थी, तो वो भी, अच्छा, वाह हाँ, वाह, ये वाला मेरे वो को भी नहीं एक पता चला। कंट्रोवर्सी हुई थी। तो सीमा पावा ने राम प्रसाद की 13वीं बनाई थी, हम्म। और पगलेट भी उसी घर में शूट हुई। हम्म। तो जब उनको पता चला बाद में कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, और तो आहत हुई थी, वो पूरा एक मसला हुआ था, फिर बाद में तब गया था हालांकि। तो पगलेट की तो स्टोरी ऐसे है कि जो सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर है संध्या, उसके पति की डेथ हो जाती है, और वो दुख नहीं जता पा रही। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोए पीटे और तमाशा मचाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही। वो तब भी एकदम नॉर्मल बनी हुई है। हालांकि इसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है, और मेंटल हेल्थ जैसी बातों से तो मतलब होता नहीं है ज़्यादातर जनता को, तो वो चीज़ें छुप जाती हैं, जो कि निकल के बाहर आनी चाहिए थी, कि संध्या से पूछना चाहिए था कि भाई क्या हुआ, क्या है, क्या इशू है। तो पगलेट राम प्रसाद की 13वीं। हाँ। और ऑपरेशन जावा करके एक फिल्म है Z5 पे, थ्रिलर है, 2 बीटेक स्टूडेंट्स हैं, किस और भाषा की है? ये मुझे देखनी पड़ेगी, तेलुगु है मेरे तेलुगु हिसाब है से, मेरे हिसाब से, तेलुगु है हाँ। हाँ। तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ काफ़ी बार। और जिन्ने जम्मे सारे निकम्मे, ये भी एक पंजाबी फिल्म है। तो पंजाबी फिल्म तो कॉमेडी फिल्म देने में उस्ताद है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। इस फिल्म की कहानी ये है कि पोस्ट बधाइयो एरा में घटती है कहानी, और एक बुजुर्ग कपल हैं जो अब बच्चा करना चाहते हैं, उन्हें बेटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि चारों जो उनके बेटे हैं वो मानते हैं कि ये नालायक हैं और हमारी कोई कदर नहीं करते। फिर बाद में जब बेटों को पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ प्लान करें घर वाले, तो क्या होता है, वही सब वो शर्मिंदगी और वही सब वाला ड्रामा। और इसके अलावा मुझे याद करने दीजिए, फ़ोटो प्रेम करके एक फ़िल्म है, मराठी फिल्म है, अमेज़ॉन प्राइम पर आप देख सकते हैं। तो फ़ोटो प्रेम का सीन ये है कि नीना कुलकर्णी उसमें लीड है, उसमें देवी, और हंगामा में भी देख चुके हैं आप इनको। हंगामा में अक्षय खन्ना की माँ का रोल प्ले करती हैं जो।
तो इन्होंने ये अपनी बचपन की सहेली मान लीजिए उसके फ्यूनरल पे जाती हैं, पता चलता है वहाँ देखती हैं कि वहाँ उसके बचपन की फ़ोटो लगी हुई है उस बुजुर्ग महिला की जिसकी डेथ हुई है। तो मुझे लगता है कि मेरी भी कोई फ़ोटो नहीं है, मुझे कैसे याद रखेंगे लोग। अच्छा। हाँ, तो वो चाहती है कि अब मैं अपनी फ़ोटो खिंचवाऊँ सुंदर सी। फिर उसी जर्नी पे है पूरी फिल्म। और तो 4-5 नाम मैंने बता दिए हैं, बाकी यार आप स्टोरी देखो, वीडियो देखो, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। ललन टॉप सिनेमा पर है वो वीडियो, और ललन टॉप की वेबसाइट पे आपको स्टोरी भी मिल जाएगी। पढ़िए, अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो देखिए। अगर मैं कोई नाम मिस कर गया या उनको देख के आपको लगा कि कोई नाम कम है तो ज़रूर बताइए, यहीं बता दीजिए चाहे। और मैंने एक कमेंट देखा था अभी श्वेतांक, जो कि काफ़ी अच्छा था। एक सेकंड। लार्स वॉन ट्रियर एक फिल्म मेकर हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल और कमाल के फिल्म मेकर हैं। उनको किसी ने कोट किया हुआ था, हाँ, विवेक वर्मा ने। अ फिल्म शुड बी लाइक अ स्टोन इन अ शू, लार्स वॉन ट्रियर का कोट है। लेकिन हमेशा मतलब अग्री नहीं कर सकते। जब लार्स वॉन का जो सिनेमा है वो आपको असहज बनाता है, कि आपको मतलब वो कभी कंफर्टेबल नहीं होने दे, कंफर्टेबल ना होने दे, आपको असहज बना के रखे है ना। हाँ। अच्छा। उनका सिनेमा है ऐसा। जैसे मैंने द हाउस दैट जैक बिल्ड देखी थी कुछ टाइम पहले, वो भी फिल्म ऐसी है। वो मतलब ऐसी नहीं है कि आप आराम से देख लो आगे क्या कर रहा है। वो बताना यार थोड़ा एक्सप्लिसिट हो जाएगा कुछ सीन्स के बारे में। और एंटी क्राइस्ट भी उनकी ऐसी फिल्म है, मतलब नॉर्मल लोग नहीं देख सकते उनकी फिल्म में। ये भी एक रीज़न है कि लार्स वॉन की जब भी फिल्में स्क्रीन होती हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में या और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो लोग भीड़ में बाहर निकलते हैं, कोई उल्टियाँ करने के लिए, कोई थिएटर से भागने के लिए। ऐसा हाउस दैट जैक बिल्ड के समय तो ऐसा कुछ हुआ था, 100-125 लोगों ने एक साथ स्क्रीन छोड़ी थी और वॉशरूम के बाहर लाइन लगाई थी उल्टी करने के लिए। ऐसा होता है। तो हर फिल्म मेकर का अपना अपना तरीका है, और आप फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपकी क्या इच्छा है कि ये फिल्म मुझे वो कर दे, वो भी अलग अलग है। किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, किसी को चाहिए कि उसे अनकंफर्टेबल बनाए, किसी को वास्तविकता चाहिए, किसी को चाहिए कि सपने जैसी महसूस हो फिल्म। तो वही जादू वाला मीडियम है। और कोई देखते हैं। ये एक दो नाम बार बार आ गए अंतिम का। अंतिम पे तो मैं श्वेतांक से ही टिप्पणी लूँगा, क्योंकि श्वेतांक सलमान भाई फ़ैन है। तो श्वेतांक, क्या विचार है अंतिम के बारे में? मैं पर्सनली सलमान खान फ़ैन हूँ, प्रोफेशनली मैं सिनेमा का फ़ैन हूँ। हाँ। तो मतलब अंतिम, मैं पिछले दिनों जब ऐसा हुआ कि मैं लगातार सिर्फ ऐसा कुछ समय तक होता रहा कि मैं जो भी सिनेमा थिएटर में देख रहा हूँ वो सिर्फ रिव्यू के लिए देख रहा हूँ या वर्क पर्पज से देख रहा हूँ, है ना। तो फिर मैं बीच में जो है लेट नाइट शोज मैंने देखने शुरू किए। तो उस दौरान मैंने वो तमाम फिल्में देखी जो लगी हुई थी थिएटर में उस समय पे। तो उस समय मैंने चंडीगढ़ करे आज की और अंतिम दोनों देखी एक एक दिनों के अंतराल पे जाके। तो अंतिम की बात हो रही तो अंतिम की बात पहले कर लेते हैं। अंतिम के साथ उसमें जो वो अंतिम का पता है आपको, मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न की रीमेक है। और मतलब मुंशी पैटर्न, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मतलब वाह ऐसा कमाल का सिनेमा, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन वो अच्छी फिल्म है। मुंशी पैटर्न एक अच्छी फिल्म है, कसी हुई सी, है ना। और उसका मतलब आपको दिखता है कि इसमें कंटेंट भी है, सोसाइटी भी है, ह्यूमन भी है, सब कुछ है ना। लेकिन अंतिम में अंतिम की बात क्या बताएं, तो उसमें वो हो जाता है कि आप उसको आप स्टार का मकसद होना चाहिए कि फिल्म को जो है, फिल्म की क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करे, है ना, या उसकी रीच बढ़ाए। लेकिन उसको आप कंटेंट को डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, आप चाहे कितने ही बड़े स्टार हो। जब आप उस कहानी को डाइल्यूट कर दोगे उसमें कुछ नहीं बचेगा, है ना। आपने उसमें पानी मिला दिया। जैसे आयुष शर्मा की फिल्म में सलमान खान ने घुस के जो होता है कि दूध में पानी का मिल जाना, कि वो कर दिया, कि खराब कर दिया। मतलब वो आदमी अगर आयुष शर्मा करता, वो और जो जिन्होंने भाई का कैरेक्टर किया है जो ओरिजिनल फिल्म में मुंशी पैटर्न में जो पुलिस बने थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उमेश लिमय। हाँ, लिमय है ना, उमेश लिमय। उमेश है या महेश है, जिसको भी करेक्ट पता है हमें करेक्ट कर दीजिए प्लीज। तो उन्होंने किया था उस पुलिस वाला कैरेक्टर जो सलमान ने अंतिम में किया। और वो एक्टर जो है लिमय जो है, वो इस फिल्म में प्रवीण तारडे यानी भाई वाला रोल कर रहे हैं, जो डॉन वाला रोल है। हाँ। तो मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि वो बड़े थोड़े से स्पॉन्टेनियस टाइप एक्टर हैं, चुलबुले से। आपको देख के उनको मजा आएगा कि वो आदमी चाहे कितना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, कितना पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, उस एक्टर को देखते हुए आपको मजा आता है, आप उनको देखना चाहते हो। उपेंद्र लिमाई नाम है उनका, मुझे अभी ध्यान आया। जी। तो उनको आप ऐसे देखते हो तो वो आपको लगता है। और भाई और मुंशी पैटर्न उनका कैरेक्टर बहुत ही वो है कि एक बड़ा रेस्ट्रेंड येट क्रेजी टाइप कैरेक्टर, कि वो बहुत ही कानून के दायरे में रहता है, बिल्कुल वहाँ से हिलता नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका एक क्रेजी पार्ट भी है उस कैरेक्टर का, कि उसने देखा कि भाई कानून के दायरे में रह के कुछ नहीं हो रहा है मुझसे। हालांकि ये बहुत ही प्रमोट करने वाली चीज़ नहीं है,
संविधान के अनुसार चलने में ही सबकी भलाई है, हमारी भी आपकी भी। तो ये प्रमोट करने वाली बात नहीं है, लेकिन हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, और सिनेमा बहुत ही बड़ा माध्यम है जो लोगों को बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। तो जो लोग देखते हैं उसको अपने साथ लेके आते हैं, जज कर लेते हैं दिलो दिमाग में और रखते हैं उसको, वैसे जीने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसको उतना सीरियसली नहीं लेने का। तो सलमान वाला कैरेक्टर जो है वो फिल्म को ना ऐसे कोई साइड से आता है, जैसे कोई आपसे, अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी आके वो पूरा हाईजैक कर ले कॉन्वर्सेशन को, है ना, तो वो इस पूरे सेशन के लिए भी खराब होगा और हम दोनों को तो खराब लगेगा ही, और आपको भी लगेगा कि यार बात कर रहे थे क्या है, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। तो वो पार्ट सलमान खान करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनके लिए उनका करने का मकसद बड़ा नॉबल है कि भाई मेरे बहन के पति की फिल्म है, फिल्म नहीं चल रही है, तो मैं एक जो है एक पुश दे देता हूँ कि मैं रहूंगा तो ये पिक्चर इसी बहाने लोग देखने आएंगे, और देखने गए लोग। जो फिल्म ने 45 करोड़ या जो भी कमाए उसी की बदौलत कमाए। फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं मिले, हालांकि कुछ लोगों का ये भी माना था कि सलमान खान है ना फिल्म को स्टार पावर के साथ एक वजन भी देता है, ये वो तमाम तरह की, लेकिन वो कुछ लॉजिकली सेट नहीं होती है दिमाग में। तो इसलिए मुर्शी पैटर्न की रीमेक को भी खराब करने जैसा कर दिया। एग्जैक्टली नहीं कहेंगे खराब, लेकिन थोड़ा सा मामले को थोड़ा डाइल्यूट तो कर ही दिया, उतना नहीं करना चाहिए था, काफी ज्यादा कर दिया। हाँ। यहाँ पे फिर आपके किरदारों की मंशा खत्म हो जाती है कि चाहता क्या है ये। जैसे सलमान बीच में जो सीन आयुष के कैरेक्टर के होने चाहिए थे राहुलिया के, उसमें बीच में सलमान आ गए हैं, और तो वो पॉइंट बच नहीं जाता कि मतलब फिर कर क्या रहा है ये स्टोरी में। जिसकी कहानियाँ बताना चाह रहे हो वो खुद क्या कर रहा है फिर कहानी में, उसका कोई पॉइंट ही नहीं बचा। बोला आयुष शर्मा अपने पिक्चर में भी सेकंड लीड कर रहे हैं, मतलब ये तो हद ही हो गई भाई। ये तो फिर भाई से शिकायत है ही। मैं क्या बोलते हैं, मिन्नल मुरली का नाम मैंने 3-4 बार पढ़ा। मिन्नल मुरली मुझे तो बहुत अच्छी फिल्म लगी थी, और कमाल की सुपर हीरो फिल्म है। वही बात मैं कल या परसों भी शायद मैंने लाइव में रिपीट की थी कि जो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी विदेशी है हमारे लिए, तो एटलीस्ट वो उड़ने वाला और वो सब कॉस्ट्यूम में घूमने वाला हीरो, लेकिन उसको जिस तरह से इंडियनाइज किया है, यहाँ की समस्याओं के हिसाब से उसको ढाला है, उस किरदार को, उस कहानी को, उसके लिए बेसिल जोसेफ जो है फिल्म के डायरेक्टर, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। और टोविनो थॉमस ने बहुत मेहनत की है, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मेरे पास एक और चीज़ है शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ एक पॉइंट पे, तो जो भी फिज़िक्स में अच्छी नॉलेज रखते हैं वो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। इसमें इसको लेके इंटरव्यू में पूछा बेसिल से कि आपने स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह पे कितना खर्चा किया, तो बोला कि उन्होंने बोला कि 0.9% ऑफ एवेंजर्स, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो उन्होंने एक सीन का एग्जांपल भी दिया। एक सीन होता है जहाँ पे बीडी रखी होती है, वो घूमती है अपने आप, उसमें ऐसा, हाँ बीडी, वो उन्होंने कैसे क्रिएट किया कि बीडी के अंदर मैग्नेट लगा दिया और नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगाया। अच्छा। और फिर बाद में उसको जब करंट फ्लो किया तो वो बीडी अपने आप घूमने लगी। मतलब इतना आप वो कर रहे हो, वीएफएक्स की हेल्प नहीं लगे, इतने जुगाड़ वो कर रहे हो, तो अच्छी फिल्म बन के आनी थी। बता रहे हैं अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने 6-7 साल जो है वो गुलाल को शूट करने में लगाए, है ना, वो फिल्म बनी नहीं बनी ऐसे चल रहा था लगातार प्रोसेस। वो कई बार सिर्फ उनके पास बजट नहीं था, तो वो कई बार सिर्फ दशहरा दिवाली के सीजन में जाते और वहाँ से शूट करके आते, क्योंकि वहाँ तब जो उनको लाइटिंग वाइटिंग चाहिए थी फिल्म के लिए वो उस मौसम में मिल पाती थी। तो बड़ी क्रेजी स्टोरी है, उसके रिलेटेड भी एक स्टोरी हमारी वेबसाइट पे लगी हुई, द लैलेंड टॉप पे, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगला सिनेमा जो मैं बता रहा था, मुझे जो थोड़ा सा लगा कि यार इसने कुछ नई बात की, जैसे चंडीगढ़ करे आज की, मुझे लगा कम से कम कि ट्रांस लोगों के बारे में, फिर जैसे अभी उसके ठीक पहले जो है लक्ष्मी आई थी अक्षय कुमार की। हाँ, तो मतलब मुझे वो इतना वियर्ड लगा वो देखते हुए इस फिल्म को, और वो इतनी ज़्यादा कन्वेंशनल और ओवरली ड्रामेटिक फिल्म थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है ये। और अक्षय कुमार के लिए ऑब्वियसली उनको लगा, वो मेन स्ट्रीम के एक्टर, उनको लगा यार कुछ ऐसा टॉपिक मिल रहा है जो नया है ना, और तो उसमें थोड़ा क्वर्क है, थोड़ा फन है, तो करते हैं। तो उनके एक्टर के तौर पे मतलब वो उनकी भलमनसाहत है कि उन्होंने कैरेक्टर करने को चुना, क्योंकि उनको लगा कुछ नया करते हैं। कोई एक्टर आज के समय में ट्रांस कैरेक्टर निभाने को तैयार हो रहा है, और मतलब वो इतना बड़ा सुपरस्टार है ना, और इंडियन सोसाइटी थोड़ी सी कंजर्वेटिव माइंडसेट रखती है, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करती हैं। लेकिन उसको आयुष्मान अब तोड़ रहे हैं। तो आयुष्मान ने जब चंडीगढ़ की, तो वो आयुष्मान खुराना की पिक्चर है भी नहीं, हाँ। वो वाणी कपूर की पिक्चर है, और उससे भी ज़्यादा वो अभिषेक कपूर की पिक्चर है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं गट्टू कपूर, जिन्होंने केदारनाथ बनाई, जिन्होंने रॉक कॉन बनाई थी, जिन्होंने काय पोछे बनाई थी, तो वो हैं। तो बड़ी वो आपको देखते हुए क्या है ना कि उसमें मज़ा आएगा, है ना, आपके किरदार मज़ेदार हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाती है। लेकिन हमारे पास क्या है कि अभी हमें जो ऊपर से ही बात करनी है, हमारे पास वो भी फिल्में नहीं है ना जो ऊपर बात करती हैं उस बारे में, थोड़ा बहुत जो भी करती हैं बड़े छिछले तरीके से करती हैं। और इसमें आपको थोड़े एक सिचुएशन की ग्रेविटी बता के कि एक
एक लड़की है ऐसी, जो लड़का है लड़की, वो आपको देखना है क्या है कि वो एक लड़की है ऐसी, है ना। अब आप डील विथ इट कि कैसे करेंगे आप। अब वो आयुष्मान खुराना ठीक वही कैरेक्टर प्ले करते हैं जो हमारी सोसाइटी में, जो एक सोसाइटी अगर कोई इंसान होती ना तो आयुष्मान खुराना होती, है ना। तो वो एक तरह से सोसाइटी का कैरेक्टर प्ले करते हैं कि जैसे सोसाइटी उनको देखती है, जैसे परसीव करती है, जो उनके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं ट्रांस लोगों के बारे में, उस बारे में बात करती है। तो कम से कम इंटरेस्टिंग बात ये कि वो बात कर रही है इस बारे में, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि बात होनी चाहिए। तो बात हो रही है, और मतलब ढंग से बात हो रही है, कोई मजाक फूहड़पन भद्दापन नहीं है, एक कायदे से डिग्निफाइड तरीके से बात हो रही है। तो मुझे वो अच्छा लगा उस फिल्म के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, श्वेतांग ने जैसे कहा कि बात करनी ज़रूरी है, और यहाँ पे जैसे बड़े स्टार्स की प्रॉब्लम क्या है, जैसे अक्षय की फिल्म आपने बताई लक्ष्मी, तो उनके साथ ये होता है कि हाँ सोशल सब्जेक्ट पकड़ लिया, अब तो जनता आ जाएगी। वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि उस सब्जेक्ट की जो ग्रेविटी है, उसकी जो सीरियसनेस है, उसका एहसास उन्हें नहीं होता। उस चक्कर में जो मैसेज देना चाहिए था या देना भी चाहते हो, उससे ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं उस कम्युनिटी के लिए। जैसे लक्ष्मी में मुझे याद है कि ऐसे भी सीन्स हैं जहाँ अक्षय हल्दी लगा रहे होते हैं और कियारा देख के रोने लग जाती है। चूड़ी वाला सीन भी है, हाँ, वो थोड़ा चूड़ियाँ है पहन भी। लूंगा, चूड़ियाँ पहन, मतलब आप कौन से ज़माने में जी गए यार, 2020 था वो जब फिल्म आई थी। और अब तो 21 भी खत्म हो गया। हाँ, अब तो 21 भी खत्म हो गया। आप भी, अब भी अगर आप ये चूड़ियाँ पहन लूंगा करके ह्यूमर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। और बाकी हालांकि ये अब कोई ये भी पॉइंट आउट कर देगा कि फिल्म है और ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में, हैं ऐसे लोग अभी भी हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को जो ऐसी धारणा रखते हैं। लेकिन हमारे आसपास है, हमारे हाँ, हमारे बीच भी है शायद हमारे कई लोग बीच तो, है, हाँ। हमारे बीच है, हम में से ही बहुत हैं। लेकिन उनको सेंटर स्टेज देना कितना सही है, उनको ग्लोरीफाई करना या उनमें से हीरो बनाना कितना सही है, वो सवाल रहता है मेरा बस। कुछ साथी भी पूछ और रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिट मूवी की हिंदी रीमेक कब आ गई है? हाँ बिल्कुल आ गई है आदित्य जी। राजकुमार कर रहे हैं। हाँ, राजकुमार राव कर गए। और ऊपर यहाँ दिव्यांशु चतुर्वेदी ने बोला था कि किसी दिन बॉलीवुड कल्ट क्लासिक टॉपिक रखिए, जैसे प्यासा, दो बीघा जमीन, अनुपमा, इन Done, फिल्मों में बात की। डन, बिल्कुल बात बिल्कुल होगी, करेंगे। ज़रूर करेंगे हम दोनों। और सूरज ने पूछा था कि कैन फिल्म फेस्टिवल में कोई इंडियन मूवी शो हुई थी? इस साल हुई थी, पायल कपाड़िया की फिल्म थी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, और एफटीआई से पड़ी हुई है। उनकी शॉर्ट फिल्म्स भी हैं यूट्यूब पर, आप ज़रूर देखिए जाके। और वो फिल्म अब कब अवेलेबल होगी लोगों के लिए, वो हम सब के लिए देखने के लिए उसका ज़रूर अपडेट देंगे जैसे ही कुछ आता है। फिल्म फेस्टिवल वाली फिल्मों का ये सीन होता है कि पहले वो फेस्टिवल्स वगैरह में घूमती हैं, फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर रेडी होता है और फिर आगे लेके जाया जाता है। तो अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी फिल्म को के रिलीज़ को लेके कोई प्लान नहीं रेडी हुआ है। जब भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते हैं और कोई कमेंट आ रहा हो। दृश्यम 2 मलयालम वाली की ही बात कर रहे हूँ, वो फिल्म हाँ, मैं दोस्त मैंने देखी नहीं। देखी नहीं है आपने? दृश्यम 2 मैंने देखी है, और वो इतनी ज़्यादा इंगेजिंग फिल्म है कि जो फिल्म का पहला हाफ है वो एक स्लो बर्न की तरह चलता है कि मतलब आपको लगता है कि हाँ धीरे धीरे घट रही हैं चीज़ें, धीरे धीरे। और फर्स्ट हाफ ख़त्म होते ही वो कैसे मोड़ ले लेती हैं, वो जो धीरे धीरे घट रहा था वो बिल्डअप होके कहाँ चला जाता है, वो देख के उतना ही मज़ा आता है जितना दृश्यम 1 में आया था। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इस फिल्म को फिर से रीमेक किया जा रहा है, सेकंड पार्ट को भी। एक तेलुगु तो शायद आ भी चुका है, हाँ, वेंकटेश वाला। वेंकटेश वाला, हाँ। हाँ, और हिंदी वगैरह ये सब भी लाइन में है। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि फिल्म बहुत उम्दा है और अमेजोन प्राइम पर ही स्ट्रीम हो गई है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, वो तो देखा है मैंने। हाँ। और आपको कोई श्वेतांग नाम कोई याद आ रहा है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सरदार उधम। सरदार उधम। सरदार उधम इस साल की दो फिल्में मुझे बड़ी थोड़ी सी वो हैं, लो की टाइप हैं। जैसे एक तो संदीप और पिंकी फरार, जी। और दूसरी सरदार उधम। मतलब संदीप और दिवाकर बनर्जी कुछ भी बनाते हैं तो आपको समझ आता है कि वो आदमी अपने क्राफ्ट को लेके बिल्कुल क्रेजी है। अब जैसे अब क्रेजी की बात आ गई तो आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जब दिवाकर बनर्जी ने LSD यानी लव सेक्स और धोखा बनाई, लव सेक्स और धोखा बनाई, आई रिपीट, तो वो बड़ी ही मतलब आपको नाम सुन के लगेगा अरे यार पता नहीं बी ग्रेड टाइप की फिल्म है, लेकिन जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मैं हिल गया। मुझे मेरा पूरा सिस्टम हिल गया कि यार मैंने क्या देख लिया और अब तक मैंने क्यों नहीं देखी थी, है ना। तो मुझे वो लगा उसमें आपको दिवाकर सिर्फ अपनी पूरी फिल्म मेकिंग में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि जब उस फिल्म में एक गाना होना था तो उस फिल्म का एक गाना ऐसा रखा गया। उस पहले तो उस फिल्म को उन्होंने पूरी तरह हैंड हेल्ड कैमरा और तरीके से शूट किया, प्रोफेशनल कैमरे से नहीं शूट किया कुछ एक सीन्स को छोड़ के। उसमें एक गाना होना था जिसके लिरिक्स जो हैं दिवाकर ने खुद लिखे। दिवाकर के उस गाने की लाइन है,
पहले मतलब उस गाने की लाइन थी, तू नंगी अच्छी लगती है, ठीक है। उससे जब वो गाना फिल्म में आया और सेंसर बोर्ड तक पहुंची फिल्म, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही अपमानजनक है कि तू नंगी अच्छी लगती है, आप किसी को कह रहे हो। तो फिर उस गाने को चेंज करके किया गया, तू गंदी अच्छी लगती है। अच्छा। तुम आप अगर पिक्चर देखोगे तो आपको पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स में वो चीज फिट बैठता हुआ देखेगा, नॉट गंदी, नंगी। कि वो जो आदमी सोच रहा है, जो बोल रहा है, और बड़ा ही मतलब वो क्लियर माइंडसेट से आप देखेंगे तो आपको बड़ा वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको शॉकिंग भी लगेगा, और आपको जो है आपको लगेगा कुछ नया देखा, कुछ नए तरीके से देखा। तो मतलब मुझे वो देखा मैंने एलएसडी, तो मैं ऐसे शॉक्ड हो गया था कि यार कोई ऐसी पिक्चर बना सकता है। जैसे मैंने साइको देखी थी, जब मैंने हिचकॉक की साइको देखी जो 1960 में बनी थी, तो मुझे लगा यार ये लोग 1960s में ऐसी फिल्म बना रहे थे, और आज भी हम वैसा जो थ्रिलर है और साइकोलॉजिकल थ्रिलर हम नहीं बना पाते हैं उस तरह की, है ना। तो 1960s में अल्फ्रेड हिचकॉक ने वो फिल्म बना दी थी। तो मुझे कुछ चीज़ें बड़ी शॉकिंग लगती हैं कि आपको कोई फिल्म मेकर है जो इतनी डेप्थ में जाके और इतने कायदे से कोई चीज़ आपसे कह रहा है कि वो चीज़ आपके पूरे दिमाग तक पहुंच जा रही है। अगर आप सुनने को तैयार है तो सबसे ज़रूरी है सुनने को तैयार रहना होगा। अगर सुनने को तैयार है तो आपको आवाज़ आएगी। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, फुल ऑफ यू हैं, फुल ऑफ थॉट्स हैं, फुल ऑफ मैं जो हूँ वो हूँ, अपने मैं से भरे हुए हैं, तो शायद नहीं आएगी। लेकिन आप थोड़ा भी खाली होकर कुछ भरना चाहते हैं अपने अंदर तो बहुत कुछ है। तो मुझे दिवाकर को देख के वो लगा था, उस फिल्म को देख के। जब मैंने संदीप और पिंकी देखी तो वो फिल्म बहुत ऐसे धड़ल्ले से शुरू होती है कि भाई एक लड़की है, इसको एक आदमी किडनैप करके ले जा रहा है जान से मारने के लिए, कि उसको सुपारी मिली है उसकी। तो एंगेजिंग है वो ओपनिंग, आप इन्वॉल्व होते हो फिल्म के साथ। आगे जाके फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है ना। और आपको लोगों को शिकायत रहती है कि फिल्में बड़ी स्लो हो जाती हैं, ये हैं वो हैं, कि वो ढीली लगती है, इस तरह की बातें। लेकिन मुझे लगता है कि स्लो फिल्मों के पास ना बहुत स्कोप होता है कि वो फैल सकती हैं। फैलना उसी केस में इंपॉर्टेंट है जब आप खुद को समेट सकें, है ना। तो मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो फिल्म धीरे धीरे कट रही है, छोटे 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 नुआंसेस पे बात हो रही है, हर डायलॉग पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप सोचेंगे, या आप एक तो रीड करते हैं किसी चीज़ को, प्लस आप ओवर रीड करते हैं कि बार आपको लगता है कि उस फिल्म मेकर ने क्या ही बना दिया। शायद उस फिल्म मेकर ने वो चीज़ नहीं सोची, लेकिन आपने उसको देखते हुए वो चीज़ सोची। तो आर्ट वही माध्यम है कि आर्ट सबका अपना अपना होता है कि कौन उसको कैसे देख रहा है, कि पर्सपेक्टिव बेस्ड होता है, वो ड्रिवन होता है कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। जैसे एक बड़ी सुंदर लाइन थी कि कला की भलाई इसी में है, या कला की खासियत ये है कि उसे हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से समझता है। तो वो वाला पार्ट है। तो जब मैंने संदीप और मिक्की फरार देखी तो मुझे वो बड़ी खुलती है पिक्चर, फिर मजबूती से आगे बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है तेजी से, और इतनी छोटी छोटी बातें आपको हिट करेंगी कि आपको लगेगा यार मैंने ये बहुत बार देखा है लेकिन ऐसे नहीं देखा है। कि मतलब कि वो हर डायलॉग आपके मुंह पे तमाचे ऐसा लग रहा है, और आपको लग रहा है यार मतलब ये कॉमन है, ये तो नॉर्मल है, ये तो कॉमन है, लेकिन वो नहीं है। उस सीन का वही मकसद है बताना कि नहीं है जी। और जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हो, जैसे मुझे लगता है जैसे सबसे पहली चीज़ जो मुझे हिट करती है या किसी को भी हिट करेगी कि पिंकी दहिया ये और संदीप और पिंकी जो यूजुअली क्या होता है कि संदीप किसी लड़के का नाम होता है और पिंकी किसी लड़की का नाम होता है, जैसा वो अपना वो है। लेकिन वो वहीं से फिल्म फ्लिप होती है कि संदीप परिणीति ने निभाया है और पिंकी दहिया नाम का कैरेक्टर अर्जुन कपूर ने निभाया है। तो जब आपको ऐसा कुछ लगता है कि वो पहली ही चीज़ इतनी आपको इंट्रीगिंग लग रही है कि यार ये क्या है, ये कुछ नया लग रहा है, तो आप देखते हो और फिर अच्छी लगती है। आपको पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, आपको सीखने को मिलेगा उससे, नहीं मिलेगा तो एक लगेगा कि आपको ये भी चीज़ जो है मैंने इस तरीके से क्यों नहीं देखी। सोशली होती है, बड़ी कॉमन है। और दूसरी फिल्म कौन सी थी, सरदार उधम। सरदार उधम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे सबसे पहले उस फिल्म को देखने के लिए इसने मोटिवेट किया था वो ये था कि उस फिल्म में पहले सरदार उधम का रोल जो है इरफान करने वाले थे। सुजीत से उनकी प्रॉपर बातचीत हो चुकी थी और सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर तबीयत जो है इरफान की ख़राब हो गई और फिर तो आगे जो हुआ सबको पता है। तो वो फिल्म नहीं कर पाए। तो फिर मुझे लगा कि जब इरफान वो फिल्म नहीं कर पाए तो कौन करेगा, को अब कौन, तो उसको विकी कौशल ने किया। तो एक हो कि एक इरफान खान जिनके पास 30 साल का अनुभव था, है ना, कि वो आदमी जो एक्सप्रेस करना चाहता है उसके पास जरिया है, उसका मजबूत, उसके पास क्राफ्ट है। विकी कौशल अच्छे एक्टर हैं लेकिन वो नए हैं अभी, वो थोड़ा सा वो होता है ना कि अरे यार इरफान करने वाला था, इरफान करता विकी कौशल। लेकिन जब आप ये पिक्चर देखेंगे आप ऐसे आपको लगेगा कि आप सन्न हो जाएंगे। वो सुन्न करने वाली पिक्चर है कि, और सोचिए मुझे दिलचस्प ये लगा कि एक आदमी है सीधी सरकार, जब एक बार मैंने रिव्यू में भी यही लिखा है, मैंने उसका प्रॉपर रिव्यू नहीं किया है, मैंने एक वो पूरा समराइज़ किया उस पूरे प्रोसेस को, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को जो रहा है कि एक फिल्म मेकर है जो अपने फिल्म जो जाता है घूमने के लिए अमृतसर,
वहाँ वो देखता है जलियांवाला बाग, वहाँ गोलियों के निशान देखता है, ये देखता है, और सदा उधम के बारे में सुनता है। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये कौन आदमी रहा होगा जिसने इस पूरे हत्याकांड का बदला लिया, इस पूरे मसाकर का। तो मुझे लगा कि यार ये आदमी ने सोचा। तब उसके बाद कुछ सालों बाद जो है सुजीत मुंबई आए, सेटल हुए, तमाम पिक्चरें बनाई। उनकी एक पिक्चर शू बाइट है, वो रिलीज़ नहीं हो पाई कभी, उसमें अमिताभ बच्चन है, तो वो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पा रही है। और उसके अलावा उन्होंने और बनाई पिक्चरें, पीकू फीकू सब बना लिया। जब उनको लगा कि अब उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो बना सकते हैं जो वो बनाना चाहते हैं, है ना, तो उन्होंने वो सरदार उधम उठाई। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि इस फिल्म को बनने में इतना टाइम लगा, है ना, कि आप किसी टॉपिक को उठाते हैं, उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब जैसे आपने कुछ उठाया कि हाँ ठीक है भाई इस पे मैं फिल्म बनाऊंगा, उसकी रिसर्च की 1 साल 2 साल और पिक्चर बना दी। आपको उसको समझने के लिए इन डेप्थ में उसके जाने के लिए आपको एक पूरा समय चाहिए होता है। वो कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं पूरी तरह से, तो वो चीज़ समय लेती है। वो समय के साथ जो है और उसकी बेहतर होती जाती है चीज़ें। जैसे अगर हम आज कोई चीज़ समझ रहे हैं, अगर उसको 5 साल उस चीज़ को हम सोचेंगे, या हम 5 साल बाद उस चीज़ को फिर से अप्रोच करेंगे, तो उसके बारे में हमें कुछ नई जानकारी पता चल चुकी होगी, हम उसको एक अलग एंगल से भी देख पाएंगे, हम उसको और बेहतर समझ पाएंगे। जी। तो सरदार उधम के साथ मुझे ये लगी कि सुजीत ने जो है इतने पहले सोची थी पिक्चर बनाने को, और उन्होंने पूरा टाइम लिया और उन्हें पूरा समझा, है ना। वो आपको ऐसी नहीं मार धाड़ गुस्सा एक्शन कुछ उससे भरी हुई पिक्चर नहीं है। वो बड़ी ही जैसे स्लो बर्न एक टर्म है कि पिक्चर धीरे धीरे खुलती है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उसका क्लाइमैक्स आते आते आप हिल जाते हैं। वो जो सीन है, वो तो पूरा सीक्वेंस है कि सरदार उधम का कैरेक्टर जो है, विकी कौशल जो है, जलियांवाला बाग से लोगों की बॉडी उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जिनकी लाशें उठा के वो टाली पे या ट्रॉली पे लाद के ले जा रहे हैं। तो इतना हॉरिफिक ऐसे डराने वाला सीन है ना कि आपको ऐसा लगता है यार ये सब हुआ है। और विकी कौशल को देख के लगता है कि यार ये आदमी ने खुद को ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दिया है उस टाइम में कि उसको ऐसा लग रहा है। वो जैसे मुझे बहुत एक डायलॉग बहुत इम्पैक्टफुल लगा था कि वो वहाँ से इसलिए गया था क्योंकि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड गई हुई थी। ऐसा पिक्चर में दिखाया है कि वहाँ होनी थी एक रैली, उसकी गर्लफ्रेंड उसमें गई हुई थी, ये नहीं गया था, सो रहा था। ये सरदार सो रहा था, सरदार उधम, कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं सोऊंगा। तो उसको ढूंढने जाता है और फिर देखता है कि अरे यहाँ तो गजब हो गया है। तो लौटता है, जब अपनी कहानी सुना रहा होता है वो, तो कहता है पहले वो अपनी थी फिर सब अपने हो गए। और वो इतने वो भाव भरे तरीके से कहता है कि आपको लगता है कि यार ये आदमी कोई ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहा है जिसको ये खुद भूल जाना चाहता है। कि वो मुझे वो इतना दुख, आप जो एक्टर जो फील कर रहा है ना, अगर आपको भी वो फीलिंग आने लगे ना, तो मतलब उस एक्टर का काम जो है वहाँ हो गया कि अपना आपने जॉब जो है अच्छा कर दिया। तो मुझे वो पार्ट बड़ा, इसके लिए आपको विकी कौशल की परफॉर्मेंस प्लस सुधीर सरकार का जो क्राफ्ट पे पकड़ है, उनको अपनी पिक्चर बनानी है उस पे, उसके लिए आपको ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। और ये पिक्चर भी Amazon प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम हो रही है। जी। और यही एक फिल्म मेकर से फिल्म मेकर में फ़र्क ला देता है। सरदार उधम की जो कहानी है, जलियांवाला बाग की जो कहानी है, वो हम बचपन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सबको एक आइडिया था कहानी का कि क्या क्या हुआ था। तो कहानी के लिहाज से ऐसा कुछ नहीं था फिल्म में कि आप देख के अरे ये कब हुआ, या ऐसा चौंक जाओगे। फिर भी आपको डरा दे, सहमा हुआ महसूस करवा दे, असहज महसूस करवा दे वो फिल्म आप बंद कर दें फिर भी नॉर्मल अपने उस पर ना जा पाएँ। फिल्म बंद करते ऐसा नहीं होता कि हाँ इंस्टा चलाने लग गए या सब हंस खेल रहे हैं। ऐसी फिल्में होती हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं उस समय के लिए। यार इन्होंने क्या क्या कर दिया 3 घंटे में या 2 घंटे में, कैसे मतलब मुझे वो कर दिया, इतना अनसेटल कर दिया। तो वो वही क्राफ्ट है, वही सिनेमा है। बाकी सूरज कुमार जी पूछ रहे थे वर्ल्ड सिनेमा के ऊपर, तो वर्ल्ड सिनेमा से इस साल काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, हर साल आती हैं। तो मुझे एक सबसे पहले जो फिल्म याद आ गई है वो है टाइटन। टाइटन को जूलिया डोकोनो ने बनाया है, जिनकी फिल्म रॉ पहली फिल्म थी और दूसरी फिल्म अब टाइटन आई थी इस साल। हालांकि रिलीज़ नहीं हुई है इंडिया में। इंडिया में ये 28 जनवरी को आएगी मूवी पर, आप ज़रूर देखिएगा। टाइटन ने कैन फिल्म फेस्टिवल जो होते हैं प्रेस्टिजियस हैं फिल्म वॉचर्स के प्रति के बीच में, वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्राइज़ है वहाँ का पाम डॉर, वो जीता था टाइटन ने। और जूलिया बॉडी हॉरर फिल्में बनाती हैं, जहाँ पे मतलब बॉडी हॉरर को एक लाइन में समझाना बहुत मुश्किल है कि जहाँ किरदार अपने शरीर को नुकसान पहुँचा गए हों या उसके साथ मारकाट चीख फाट टाइप चीज़ें हो गई हों। ये बहुत बेसिक वो है, बहुत गंदे तरीके से ब्रेक डाउन किया मैंने माफ़ी, लेकिन हाँ आपको आइडिया लग जाएगा। तो वैसी फिल्में बनाती हैं और टाइटन भी वैसी ही है। और रॉ तो कमाल की फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए।
उसके अलावा एक और फिल्म आई थी, द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इंडिया में शायद नहीं है, ये मूवी पर रिलीज़ हुई है, हॉल पर तो नहीं हुई है। वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एडल्टिंग और जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स हैं और हम लोग कैसे प्यार और रिलेशनशिप्स को परसीव करते हैं, हमारे क्या मतलब होते हैं और कैसे चीज़ों को टॉस कर देते हैं आसानी से, उन सब के ऊपर है पूरा कि कैसे ये चीज़ें इतनी इजी है नहीं, इतनी सिंपल है नहीं जितना हमें लगता है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड होती हैं सिंपल लगते हुए भी। और मुझे याद करने दीजिए और फिल्में। मेमोरिया एक अच्छी फिल्म है। और ऐसी फिल्मों, ये वो फिल्में हैं जिनका प्लॉट 2-4 लाइनों में होता है ना कि यार कहानी बता, अच्छा किस बारे में है, तो आपने 2 लाइन बता दी, अच्छा अच्छा ऐसा कैरेक्टर है। ये वैसी फिल्में हैं नहीं कि मैं आपको 2 लाइन में बता दूँ प्लॉट और आप समझ जाएं कि हाँ देखनी है देखनी। ये एक्सपीरियंसेस हैं ये फिल्में, ये आपको महसूस खुद करने पड़ेंगे। मेमोरिया एक अच्छी फिल्म है। मूवी शायद मूवी पर स्ट्रीम हो गई है, तो मूवी पे ऐसी फिल्में मिल जाएंगी आपको। और वर्ल्ड सिनेमा से आगे बढ़ते हुए, अनुराग कश्यप सर की कोई मूवी नहीं आ रही है क्या? तो एक फिल्म आ गई है दोबारा पे वो काम कर रहे थे, शायद हो गया है उसका शूट, हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, तापसी पन्नू के साथ, और एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है उसको। हाँ। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शतांक शायद ये टाइम ट्रैवल वगैरह से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है। किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बता रहे थे कि जो जिनकी द जिसपे बदला बेस्ड थी, जी। द इनविजिबल गेस्ट नाम था उसका। मुझे भी याद नहीं है मैं। हाँ, द इनविजिबल, वो स्पेनिश फिल्म थी जिसकी रीमेक थी बदला। ठीक है, उन्हीं एक्टर की, या अल्वारो मोर्ते जो भी हैं, वो प्रोफेसर जो है प्रोफेसर जो हैं, उनकी ही एक पिक्चर स्पेनिश, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बिल्कुल भी अभी। वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। उसकी रीमेक बताई जा रही है दोबारा। जी। लेकिन वो अभी अभी क्या है कि अटकलें ही हैं, जब तक पिक्चर नहीं आ जाती आप देख नहीं लेते। और अनुराग कश्यप एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो टारंटिनो की किल बिल को हाँ हाँ रीमेक कर रहे हैं। उसमें कृति सैनन होंगी हाँ। लीड में। तो उसकी अभी उन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट कर, इसमें उन्होंने बताया कि स्क्रिप्टिंग का काम पूरा हो चुका है और वो फ्लोर पे उतरेंगे। तो होएंगे जल्दी। हाँ, तो ये 2 फिल्में अनुराग कश्यप की अभी तो लाइंड अप हैं। और हेमंत पूछ रहे हैं कि हिंदी की फिल्म कम देखते हो, ऐसा नहीं है हेमंत, मैंने लास्ट फिल्म जो देखी है वो 83 है और काफ़ी मज़ा आया हॉल में देखने पे। तो 83 मुझे याद है, और भी हिंदी फिल्म देखी है, लेकिन इस साल जो आई हैं वो थोड़ी कम देखी हैं, उसके लिए माफ़ी। क्योंकि अपना हिसाब ये है कि अपन वो नहीं है कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब आता है, वो हिसाब नहीं है। तो जो नहीं देखी वो नहीं देखी, ज़रूर देखूँगा टाइम निकाल के। बाकी और कोई सवाल देखते हैं आ गए तो। मिन्नल मुरली पर हम बात कर चुके हैं। और पगलेट सर, आप कैसे हो श्वेतांक आप? जिंदा हो यार। काफ़ी है। नहीं नहीं बिल्कुल, सब चंगा सी। और होम एक मलयालम फिल्म है, होम भी बड़ी प्यारी फिल्म है। मलयालम फिल्में तो आती हैं कुछ मतलब अलग ही दुनिया में ले जाती हैं आपको। तो होम भी अच्छी फिल्म है, अमेजोन प्राइम पर है। डिसाइपल की बात की है दिव्यांशु चतुर्वेदी ने, डिसाइपल मैंने नहीं देखी है। चैतन्य तमानी की फिल्म है जिन्होंने कोर्ट बनाई थी। और चैतन्य एक फिल्म मेकर हैं, अल्फोंसो क्वारॉन, रोमा वाले, चिल्ड्रन ऑफ मैन वाले। और अगर इससे भी किसी को याद ना आए तो हैरी पॉटर 3 वाले, प्रिजनर ऑफ एazkaban वाले। तो काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं, उनसे काम सीखा है अल्फोंस। इसमें वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे जुड़े हुए थे। जी जी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थे तो, लेकिन चैतन्य की स्टोरी वहाँ से वो है। हाँ। मतलब उन्होंने उनके अंडर काम किया है और हाँ उनके मेंटोर हैं अल्फोंसो एक तरह से। और हिंदी वेब सीरीज़ कोई अच्छी बताइए, आपको कोई याद आ रही है सीरीज इस साल? मुझे फैमिली मैन 2 याद है, लेकिन वो भी सही शो था। हिंदी वेब सीरीज मतलब उस तरह का वो हम बना रहे हैं बहुत सारी सीरीजें, लेकिन उस तरह से वो पैन आउट नहीं हो पा रही हैं जैसी होनी चाहिए। मतलब अभी हिंदी तो नहीं कहूँगा, एक सीरीज देखी थी मैंने और कमाल की बात कि उसका नाम मुझे अभी भी ध्यान नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ते हैं। एक इस साल की नहीं, एक पिछले दिनों मैंने एक सीरीज देखी थी, वो 2019 या 18 में आई थी नेटफ्लिक्स पे, गिरी हाजी, वो जापानीज सीरीज है। वो ज़रूर देखनी चाहिए, मतलब वो आपको देख के मज़ा आएगा। साइकोलॉजिकल है, थ्रिलर है, क्राइम है, मज़ा आता है उसको देख के, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और हिंदी वेब सीरीज सही में ये दिलचस्प सवाल है और हमें इसमें थोड़ा सा। गुल्लक का सीज़न 2 आया था इस साल। गुल्लक मैंने नहीं देखा है, बहुत माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम मिस कर जाते हैं ना। तो हम अभी साल की लिस्ट जो हमने आपको सौंपी है, वो उसमें से अधिकतर फिल्में हमने देखी हैं, इसी बिना पे हमने चुना है कि जो हमने देखी हैं। जो नहीं देखी हैं उन्हें हम वापस देखेंगे और आपके लिए वापस से कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ जो है हमारी मेरी मूवी लिस्ट वाली जो होती है उसके साथ कुछ लेके आएँ। बिल्कुल।
श्वेतांग की बात से सहमत हूँ मैं। और देख लेते हैं और कोई सवाल आ गए हैं क्या। किसी भाई साहब ने कमेंट बॉक्स में आग लगा दिया है। हाँ, वाली मैं के ट्रेलर पे आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग गूज बम्प्स बोले जी। कल का हमारा लाइव देखिए। हाँ, कल का लाइव देखिए। अगर आपने नहीं देखा है, किसी कारण से आप मिस कर गए होंगे, कोई लोड नहीं है, आप अभी भी उसे देख सकते हैं। लल्लन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, बस उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का आइकन दबाइए और वहाँ आपको वो लाइव मिल जाएगा। वाली मैं का जो के ट्रेलर पे हमने बात की है, उसकी फिल्म कहानी वगैरह, मेकिंग वगैरह पे, तमाम पहलुओं पे बात की है अच्छे से, कास्ट सब कुछ मिलाकर, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे जुड़िए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। और श्वेतांक, सवाल ये कि 4.93 सब्सक्राइबर्स दिखा रहा है ललन टॉप सिनेमा के चैनल पे। नया साल होने तक आपको लगता है कि 5,000 हो पाएंगे? क्या मतलब हमारी ऑडियंस है? अब अपनी ऑडियंस को चैलेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी रिवर्स साइकोलॉजी है ये। प्लीज सब्सक्राइब करिए हम लोग को, बहुत हमारा इससे ही अपना जो है सारा मोटिवेशन आता है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। और नया साल आ रहा है, हमें कुछ तो गिफ्ट करिए। हम आपको देखिए, हम आपके लिए रोज वीडियो लेके आ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। तो एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करते हैं अपन। और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करिए ही हमें, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो करिए। आप इतनी अपील सुन के समझ रहे होंगे प्रेशर कितना ज़्यादा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या झूठ बोलना है। अपने दोस्तों से करवाइए वो हाँ। तीन वाली स्कीम। हाँ जय हो कि वाली। आप यहाँ पे खुद मत करिए, हर 3 लोग जो भी सब्सक्राइब करे उसको बोलो 3 और लोगों को सब्सक्राइब करवाए। इस तरह ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। ये टेली मार्केटिंग चैनल चल रहा है। नहीं नहीं, ये हो गया, बढ़िया बातचीत रही। और कोई सवाल आ रहे हैं? कर दिया है सर, दीक्षा कोई बता दोस्त रही है कि क्या कह रहे हैं, कर दिया ऐसा? थैंक यू रहेगा दीक्षा जी आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर हमारा सब्सक्राइब करवाने का पर्पस ये है कि अगर हम अच्छा कंटेंट नहीं ला पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ कमी दिख रही है, हमारी नीयत में कहीं भी ऊपर नीचे खोट नज़र आता है, प्लीज़ पॉइंट आउट करिए कि आप लोग यहाँ गलत जा रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए था या ये करना चाहिए था, क्योंकि आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है। और सबसे पहले आप ही का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने ऑफिस आके आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ और उससे अलग कंटेंट दे पाएँ। क्योंकि इतने चैनल्स हैं, इतना कुछ, इतने सोर्स हैं आज के टाइम पे, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया पे, तो मतलब हम आपके टाइम की वर्थ समझते हैं। आपका टाइम ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, तो इसीलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ भी गलती दिखे हमें बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया पंकज जी, सब सही चल रहा है। और कोई सवाल देख लेते हैं। कोई सवाल है अगर आप लोगों का इस लाइव से जुड़ा हुआ है, हमारे चैनल से जुड़ा हुआ भी, तो पूछ सकते हैं हमसे, अभी हम ज़रूर जवाब देंगे। पहले इंटरनेट ठीक करो, ये फ्रीज़ हो गया है फ्रेम, कोई टेक्निकल इशू है। हाँ, अभी हम चेक कर रहे हैं, वीडियो ब्लॉक हो गया है, हेमंत बता रहे हैं। श्वेतांक चेक कीजिए एक बार कि क्या मसला है। अभी आ रही बैक, अब आ रही है आवाज़ हमारी? आवाज़ तो आ रही है, और हम वीडियो दिख रहा है प्रॉपर? वीडियो मेरे हिसाब से अब चल रहा है। अब एक बार बताइए जो, हाँ वीडियो अब नज़र आ रहा है बिल्कुल, और मैं खुद को भी देख सकता हूँ हाथ में फ़ोन लिए। तो वीडियो ब्लॉक हो गया, आवाज़ अब आ रही है, ये बता दीजिए बस। वीडियो नहीं चल रहा, धर्मवीर जी बता रहे हैं। अभी भी वीडियो नहीं चल रहा? नहीं, वीडियो मुझे दिख रहा है धर्मवीर जी, बाकी और कोई यूज़र कंफर्म कर पाए अगर। सर प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऑफ साउथ इंडिया, दे आर डूइंग वेल। ज़रूर ज़रूर आदित्य जी, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम खुद उनके बारे में और अच्छे से जाने। जैसे अनिरुद्ध रविचंद्र के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, इलैयाराजा के जो बेटे हैं युवन शंकर राजा, उनके बारे में थोड़ा पता है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। आप तक अच्छी और प्रीमियम जानकारी लाना चाहते हैं हम, इसलिए ऐसा नहीं कि बस 2 पेज खोले इंटरनेट के और पढ़ के बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहते। जब हम तैयार होंगे तो इस टॉपिक पे ज़रूर लेके आएंगे कुछ ना कुछ आपके लिए। और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। कोई सवाल आ रहे हैं? नहीं, वो अभी तो यूज़र सब यही बता रहे हैं कि चल गया है वीडियो और सब कुछ। नहीं नहीं, थैंक यू जिन्होंने भी ध्यान दिलाया इस और। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते ही रहते हैं, तो हमने इसको बिल्कुल तुरंत करेक्ट किया। थैंक यू रहेगा उसके लिए आप सबको। और साउथ इंडियन म्यूज़िक हो गया। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। जो भी सवाल हो आपको, आप खुल के पूछिए, हम बताने की हर संभव कोशिश करेंगे। आदित्य कह रहे हैं बेस्ट चैनल फॉर रीजनल सिनेमा आर्ट एंड नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम कोशिश, वही बात है कि हम कोशिश ही कर रहे हैं लगातार कि अपना गेम बेटर ही करते जाएं डेली। और कहीं भी कुछ भी आपको, आपका पॉजिटिव फीडबैक भी हमें बहुत वो करता है, एनर्जाइज करता है। और अगर नेगेटिव फीडबैक भी है तो वो, अगर वो सही है तो हम उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ फीडबैक देते रहिए बस, जैसा भी हो। बाकी सब्सक्राइब तो करना ही है। और
अगले साल हिंदी की आने वाली, वन मूवी। पहले ये सवाल ले लेते हैं फिर गजेंद्र सर के सवाल पर आएंगे। अगले साल हिंदी की आने वाली बढ़िया मूवीज, इस पे हम सारे। इस पे जिम्मेदारी हमारे माथे पर है। इस साल जो अगले साल 2022 में जो भी बड़ी फिल्में आ रही हैं उस पर हम एक प्रॉपर रियलिस्टिकल करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे जिससे आप लल्लन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे और द लल्लन टॉप के चैनल पे भी देख सकते हैं और लल्लन टॉप की वेबसाइट पे जाके स्टोरी पढ़ सकते हैं। जैसे ही होगी वो आपको हम लाइव में उस दिन आप बता देंगे, ठीक है। अब सर ने हमारे संपादक हैं, मेंटोर हैं, गुरु हैं गजेंद्र सिंह भाटी, उन्होंने हमसे पूछा है कि कोई ऐसी फिल्म के बारे में बात करें जिसने आपके जीवन में कुछ जोड़ा है 2021 वैल्यू में, जोड़ी हो। हाँ कुछ वैल्यू एडिशन किया हो आपकी लाइफ में। तो सर मैं मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद पहले भी आपके साथ भी मैंने किया हुआ है कि मेरे लाइफ में वो पिक्चर रही सरदार उधम, कि उसने मुझे बहुत ही हो सकता है कि आप कई बार चीज़ों को वैसे उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते जैसा आपको देखने को कहा जाता है। आप कोशिश करते हो कि उसको आप पूरा समझ लो कि हाँ मैंने देखी, मैंने समझ ली। तो वो बड़ी ह्यूमन सी स्टोरी है और उसको मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा पूरे उस प्रोसेस, जो जिस प्रोसेस के तहत फिल्म बनी, कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कौन जुड़ा, कौन अलग हुआ, और जो फिल्म बनी तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा ऐसे इन्फ्लुएंस किया कि आप जो बनाना चाहते हो वो आप अगर ऑनेस्टी से करना चाहो, जो आप करना चाहते हो अगर ऑनेस्टी से करना चाहो तो आप उसमें अपना बेस्ट करो तो आप अच्छा चीज़ बनती है, अच्छी चीज़ बनती है जो भी आप बनाना चाहो। तो फिर मुझे वो लगा कि वो एक अच्छी फिल्म थी, प्लस अच्छी परफॉर्मेंस थी और एक मिसाल थी कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं और पूरे मन से करना चाहते हैं वो करिए और अच्छे से करिए और वो अपने आप अच्छी बनेगी, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है। तो मेरे लिए सरदार उधम रहेगी सर इस साल की। मेरे लिए जो फिल्म इस साल मैं याद रखूंगा, जिसको मतलब हाईलाइटिंग फिल्म में से एक थी, वो थी कर्णन। कर्णन देखने के बाद में मतलब सबसे पहला काम उस फिल्म ने जो मेरे लिए किया वो था मुझे अपने प्रिविलेज पे सवाल उठाने का मौका दिया। अक्सर हमें लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है लाइफ में, या ये नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बेसिक चीज़ समझ में आई कि मेरा जो नाम है या जो मेरा उपनाम है, मेरा सरनेम है, वो मेरे लिए कितना बड़ा प्रिविलेज है। मुझे आज तक किसी ने नहीं ये सवाल नहीं उठाया कि तेरा नाम यमन क्यों है, क्यों है। किसी ने दादागिरी नहीं दिखाई, किसी ने थोपा नहीं, जैसा कि फिल्म में होता है। फिल्म में पुलिस वाले गांव वालों को मारते हैं कि तुम अब क्या समझते हो अपना नाम कर्ण रखने से या द्रौपदी रखने से, क्या वैसे हो जाओगे। और ये बहुत तीखी बात है कि आप के पास मतलब इस बात का भी हक नहीं है कि आप क्या नाम चुनो। वो मतलब नाम पे भी जाति भेद हो गया, या किसी का हक है कि हाँ ये नाम मेरे लिए हैं और ऐसे नाम तुम्हारे लिए हैं। तो हम तुम वाला डिफरेंस जो है हमारे आसपास, हम चाहे कितना भी वो कर लें कि नहीं सब सही है, हम सब भाई भाई हैं, सब नहीं है, लेकिन ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि ये फ़र्क बना हुआ है और ये काफ़ी गाढ़ा फ़र्क है अभी भी, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं जानबूझ के या देखना नहीं चाहते। तो वहाँ जाके नज़र मतलब वो नहीं होता, आंखें पकड़ के वहाँ लेके गई है वो फिल्म। ऐसी फिल्म थी कर्णन मेरे लिए। और मारी सेल्वराज का तो मैं पेरुमाल देख के फ़ैन हो गया था, तो मैं उनके आगे के प्रोजेक्ट्स का भी वेट कर रहा हूँ। तो हाँ, कर्णन थी एक फ़िल्म जिसने वैल्यू एडिशन का काम किया है मेरे लिए। और कोई सवाल देख लेते हैं। विवम शुक्ला पूछ रहे हैं सुपर डिलक्स देखा क्या? बिल्कुल देखिए वो शायद 2021 की नहीं थी इसलिए हमने हाँ उसको चर्चा में नहीं लिया। हाँ, वो 19 या 20 की फिल्म है हाँ। और बहुत उम्दा फिल्म है। मतलब वो देख के सीखना चाहिए नेटफ्लिक्स को कि एंथोलॉजी कैसे बनाई जाती है। और उस फिल्म को मैंने बड़े अलग तरीके, मतलब वो कुमार राजा की फिल्म है हाँ, जिन्होंने उससे पहले त्यागराजन त्यागराजन कुमार राजा की पिक्चर है। उससे पहले मतलब वो फिल्म शायद मैं नहीं देखता अगर मैंने अरण्य कांडम नहीं देखी होती। हाँ, आगे अरण्य कांडम एक फिल्म है जिसमें जैकी श्रॉफ है और वो फिल्म जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मुझे दिलचस्प ये लगता है कि आप त्यागराजा कुमार राजन की सिर्फ पिक्चरें मत देखिए, उनके इंटरव्यूज़ पढ़िए। उनके इंटरव्यूज़ मुझे मतलब सबसे पहली बार मैं जब इस फिल्म को लेकर स्टोरी कर रहा था, उसी फिल्म को लेके सुपर डिलक्स को, तभी मुझे पता चला कि इनकी अरण्य कांडम है, उसके बारे में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, ये आदमी इस तरह की बातें करता है। तो मुझे वो बड़ा एक्साइटिंग लगा और मुझे बहुत ही मतलब उसके प्रति अट्रैक्ट हो गया। सबका अपना अपना अट्रैक्शन होता है किस चीज़ से आप हो जाते हो। तो मैंने उनके इंटरव्यूज़ पढ़े, मुझे बड़ा ही वो ऐसे दिमाग खोलने वाला इंटरव्यू लगा कि आदमी खुले दिमाग से बात कर रहा है और वो चीज़ आपको आपका दिमाग भी खोल रही है। तो मुझे वो पार्ट इंटरेस्टिंग लगा। तो आप त्यागराजन कुमार राजा के नाम से है, आप उनको आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी, है ना। तो ये एक पार्ट। अपन किस बारे में बात कर रहे थे? सॉरी मैं वो ट्रेन मिस कर गया। पे ही पूछा था। अरण्य कांडम अगर आपको देखनी है तो अभी शायद हॉटस्टार पर स्ट्रीम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, आप उससे जाके देख और सकते हैं। और मैं देख लेता हूँ कोई और सवाल। 2022 में पूछा है कि कौन सी फिल्म आ गई है, उस पर भी आपको जल्दी हमने सबसे पहले बताया कि अभी 2022 की, अभी हम 2021 के ईयर एंडर से फारिग नहीं हुए हैं।
हालांकि आखिरी कुछ घंटे भी चल रहे हैं उसके, लेकिन हम हमारी कोशिश है कि हम इसको अर्लीस्ट पॉसिबल निपटाएं और नए साल में नई चीज़ें शुरू करें। तो नई चीज़ों से वो है, और शायद हमारा वीडियो फिर से अटक गया है, मैं एक बार करेक्ट करके आता हूँ। श्वेतांग को फिर से बॉब द बिल्डर बन के जाना पड़ेगा और सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तब तक मैं और सवाल देख लेता हूँ। साइंस फिक्शन मूवी पूछी है, बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी काफ़ी सारी हैं, मतलब इक्विलिब्रियम देख सकते हैं, मुझे एक नाम याद आ गया अभी, डिस्टोपियन फ्यूचर पे है। इस साल से मुझे कोई साइंस फिक्शन फिल्म याद नहीं आ रही है, और जो भी होंगी एक इस लिस्ट पे काम किया जाएगा। साइंस फिक्शन फिल्म, एक बढ़िया साइंस फिक्शन फिल्म, क्योंकि काफ़ी उम्दा फिल्में बनी हैं। और देख लेते हैं और कोई सवाल। अगर आपके और कोई सवाल हैं तो ज़रूर पूछ लीजिए, वरना हम रोज़ लाइव आ रहे हैं और आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, हमें बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी हम लाइव करें या जो भी वीडियो आए या जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कि इस पे वीडियो बनाओ या ये करो, वो जब आए तब आपको पता चल जाए, आप लेट ना हो या फिर आप मिस ना कर जाएं उस चीज़ को कि यार ये वीडियो आया भी और हमें पता भी नहीं चला। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, ललन टॉप सिनेमा के, बेल आइकन को दबाइए। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो जिंदाबाद हैं ही, वहाँ हमें फॉलो कीजिए और अपने कमेंट ड्रॉप कीजिए हमारे वीडियोस पे कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट पे, और क्या आप देखना चाहेंगे और इस चैनल पे। आज के लिए यहीं रैप अप करते हैं बातचीत, और फिर लौटेंगे मंडे को। बाकी क्योंकि और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया से मनाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। श्वेतांग, ओवर टू यू, और मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ, आप भी न्यू ईयर विश कर दीजिए। सब लोगों को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग नए साल में कोशिश रहेगी हमारी कि हम भी कुछ नया करें, कुछ नए तरीके से करें। और आज की बातचीत ये देख, हमें आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, ललन टॉप सिनेमा के नाम से हमारा चैनल है, आप उसको यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। प्लस हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ललन टॉप सिनेमा, ट्विटर पे भी ललन टॉप सिनेमा और फेसबुक पे भी ललन टॉप सिनेमा। तो आज की बातचीत यहीं तक। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा।